नमस्कार बच्चों, सभी बच्चों का जय महादेव विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जी भर के भरपूर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, दोपहर के 12 बज चुके हैं और हमारी सामाजिक विज्ञान की क्लास प्रारंभ हो चुकी है। आज की क्लास में हम जो देखेंगे, हमने जो आपको कृषि चैप्टर पढ़ाया था, एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसके कुछ अभ्यास प्रश्न यहाँ पर हम करने वाले हैं, कुछ प्रश्न उत्तर यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जिसकी सहायता से आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है इस चैप्टर में। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं या हमने क्या क्या सीख लिया है। इसका सबसे अच्छा तरीका है, उस चैप्टर के आप अभ्यास प्रश्न लगाइए, अभ्यास कीजिए उस चैप्टर के जरिए से, ताकि आपको पता लग जाए कि हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इससे ये अंदाजा लगा सकते हो आप लोग कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है। सभी बच्चों का स्वागत है, सभी बच्चों का भरपूर स्वागत है। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। अंशिका शुक्ला, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून बेटा। जया मिश्रा, बिल्कुल आप भी आ चुके हो, बिल्कुल बिल्कुल। गणेश सिंह, जय हिंद सर, जय हिंद, बिल्कुल बिल्कुल। अर्जुन सिंह सर, गुड आफ्टरनून बेटा। बिल्कुल। राम धीरज वनकासी, बेटा अभी आंसर देने की आवश्यकता नहीं है, अभी मैं आपको केबीसी खिलाऊंगा। क्या खिलाऊंगा? केबीसी की हॉट सीट पर बैठा दूंगा मैं आपको, वहां पर प्रश्नों के आंसर आप देते रहिएगा। अभी 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, अभी मुझे केबीसी का सेटअप बनाने दो। मान के चलिए मैं अमिताभ बच्चन हूं आपकी केबीसी पर, और आप हॉट सीट पर बैठे हुए हो और आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। अर्जुन सिंह गुड आफ्टरनून, नीरज कुमार गुड आफ्टरनून बेटा। जया मिश्रा बिल्कुल कोटि कोटि प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम बेटा। दीपिका पंडित राधे राधे सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आदित्य भी जुड़ चुके हैं, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। राम सिंह गुड आफ्टरनून, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। नीरज कुमार राम राम, बिल्कुल राम राम, राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे, सभी बच्चों को राम राम। चलिए, क्या आप लोग रेडी हो केबीसी खेलने के लिए? केबीसी की हॉट सीट पर बैठने के लिए रेडी हो? सभी बच्चे कल्पना करें कि हम केबीसी की हॉट सीट पर बैठे हुए हैं और हमारे सामने जो सर हैं वह अमिताभ बच्चन है, वह हमसे प्रश्न पूछेंगे, और ये हमारा कंप्यूटर महोदय है जिसकी सहायता से आपको प्रश्न दिखाया जाएगा और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जल्दी बताइए। सूर्यवंशी जी टीचिंग गुड आफ्टरनून, राम सिंह गुड आफ्टरनून, बिल्कुल। चंद्रवीर सिंह गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करते रहिए। आज मैं आपको केबीसी खिलाने वाला हूं। केबीसी में हो सकता है आप आज 7 करोड़ रुपए जीत सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सच सुना आपने। 7 करोड़ की जो इनाम है या इनामी राशि है, वह आपको घर बैठे प्राप्त हो सकती है। सिर्फ आपको 32 फरवरी का इंतजार करना पड़ेगा। 32 फरवरी को वो राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, रेडी है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो हम प्रारंभ करते हैं आज की अपनी केबीसी क्लास को। और आप सभी लोग कल्पना कीजिए कि आप सभी केबीसी में बैठे हुए हैं, हॉट सीट पर बैठे हुए हैं। कल्पना कर लीजिए, क्योंकि आप मैथ के विद्यार्थी हो, कल्पना करना आपकी आदत हो चुकी है, मानना आपकी आदत हो चुकी है। इसलिए आप कल्पना कर सकते हो कि आप हॉट सीट पर बैठे हो। 24 या 25 बच्चे लाइव देख रहे हैं और लाइक करने में कितनी कंजूसी दिखा रहे हैं। ध्यान रखिए, मैं आपको केबीसी से निकाल भी सकता हूं यदि आपने लाइक नहीं किया। वीडियो को लाइक कीजिए। और चलिए, आज का पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है, इस प्रश्न की कीमत 100 रुपए है। इस प्रश्न की कीमत 100 रुपए है। 100 रुपए का यह प्रश्न है, काफी सस्ता प्रश्न है क्योंकि है भी ये प्रश्न काफी सरल। चलिए, पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, बिल्कुल बिल्कुल। सर जी मुझे 10 करोड़ चाहिए। हाँ, 10 करोड़ के लिए आपको काफी केबीसी के एपिसोड जीतने पड़ेंगे, तब आपको 10 करोड़ रुपए मिल जाएगा। चलिए, हाँ, प्रश्न नंबर क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न है। पहले हमारे सामने बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, इनका आंसर जानने की हम कोशिश करेंगे। जल्दी से देखिए, पहला प्रश्न है, कौन सी एक रबी की फसल है? कौन सी फसल? 4 फसल दे रखी है यहां पर, इनमें से पूछा है कौन सी फसल रबी की फसल है। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है, यहां पर मैं आपको पहले नहीं बताऊंगा, उत्तर मैं आपसे ही जानूंगा, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या है इसका आंसर। जल्दी बताइए। नमस्ते बेटा, नमस्ते, बिल्कुल। हाँ, गेहूं गेहूं गेहूं। देखते हैं क्या गेहूं ऑप्शन में है।
धान है, बिल्कुल है ऑप्शन में, तरबूज है, बिल्कुल है, गेहूं भी है ऑप्शन में, मक्का भी है ऑप्शन में। इसका मतलब रबी की फसल यहां पर कौन सी है? गेहूं, जिसका आप लोग आटा खाते हो या आटे की रोटी खाते हो। गेहूं हमारी क्या है बच्चों? रबी की फसल है। और फसलें भी हैं, जरा इनके बारे में देख लेते हैं। गेहूं एक रबी की फसल है जो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोई जाती है। ये भी हम बोल सकते हैं कि रबी की फसल को हम ठंड की फसल के नाम से भी जानते हैं। किसकी नाम से? ठंड की फसल, क्योंकि रबी की फसल ठंड की फसल में, ठंड के मौसम में ही बोई जाती है। अदरवाइज धान क्या है? धान आपकी खरीफ की फसल है, जो आप जानते हो। खरीफ की फसल जून से लेकर जुलाई तक बोई जाती है और यह साथ ही साथ गर्मियों की फसल के रूप में भी जानी जाती है। हम बोल सकते हैं कि खरीफ की जो फसल होती है वो गर्मियों की फसल के रूप में भी जानी जा सकती है। उसके बाद तरबूज, मक्का वगैरह ये और भी है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि फिर अगर एक्सप्लेन कर दिया तो इसके बाद और क्वेश्चन है, उसका आंसर आप बता दोगे। चलिए, बिल्कुल प्रिंस कुमार, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। हाँ, ठंड की फसल, वेरी गुड। रबी की फसल या ठंड की फसल एक ही बात है, आप कैसे भी याद रख सकते हो। चलिए, आप सभी लोग 100 रुपए जीत चुके हैं। कल्पना कर लीजिए 100 रुपए आपको मिल गए। वो कल्पना कर लीजिए 100 रुपए आपको मिल गए। चलिए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, ये है 500 रुपए का प्रश्न। थोड़ा टफ हो सकता है, इसलिए इसका रेट भी हमने थोड़ा ज्यादा रख दिया है। प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है बेटा? इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है? हमने आपको खूब पढ़ाया है, जम के पढ़ाया है। जायद फसल, रेशेदार फसल, बागवानी फसल वगैरह वगैरह, पूरा चैप्टर इतना पोस्टमार्टम करके पढ़ाया है जितना किसी मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया जाता है। ऐसे ही हमने इस चैप्टर का बिल्कुल पोस्टमार्टम करके आपको पढ़ाया है। नस नस पढ़ाया है इस चैप्टर के बारे में, कुछ नहीं छोड़ा। इसलिए आपसे उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इसका सही आंसर दोगे। सूर्यवंशी जी टीचिंग, नमस्ते सर, नमस्ते, बिल्कुल जल्दी बताइए। जूट, जूट, अच्छा जूट, देखते हैं क्या जूट है कि नहीं। किसी भी बच्चे का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप केबीसी में बैठे हुए। देखिए ऑप्शन में है रबर, जूट, टमाटर, कॉफी। तो इसका जो आंसर है बेटा वह जूट होगा। क्या होगा? जूट होगा। इसका जो आंसर है वो क्या होगा? जूट होगा। ऋतिक शर्मा, मुकेश सर क्लास क्यों नहीं लेते? लेंगे बेटा, बिल्कुल लेंगे। चलिए, इसका आंसर है जूट। जिन बच्चों के दोनों आंसर सही हैं उनके खाते में 600 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। देख सकते हैं वो लोग। ऐसा कल्पना कर लीजिए कि आपके अकाउंट में 600 रुपए पहुंच चुके हैं। कल्पना करके बैठ जाइए। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, नमस्ते बेटा, नमस्ते। जूट, इसका सही आंसर क्या है? जूट। जूट की जो फसल है, जो रेशेदार फसल है, ये सबसे ज्यादा कहां होती है? भारत के किस राज्य में होती है? जरा कोई मेरा लाल या लाली बता सकता है किस राज्य में होती है जूट की सबसे ज्यादा फसल? मेरा कोई लाल या लाली मुझे यह बता सकता है जूट की जो फसल है, जो रेशेदार फसल के रूप में जानी जाती है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होती है? सर 500 रुपए दीजिए बेटा। कल्पना कर लीजिए कि वो 500 आपको मिल गए। चलिए, अरे हमारे पास इतना पैसा थोड़ी है कि 10 करोड़ आपको दे दें। इतना ही पैसा होता तो पता नहीं हम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इस समय घूमने गए होते, आपको पढ़ा थोड़ी रहे होते। चलिए, हाँ, एमपी नहीं, चंद्रवीर सिंह यूपी भी नहीं, अतुल कुमार राजस्थान भी नहीं। नहीं, कोई बच्चा सही आंसर तक नहीं पहुंच रहा है, बड़ा दुख की बात है। मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से एक एक फसल के बारे में बताया था, किस फसल का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है। जया मिश्रा नहीं, यूपी नहीं, एमपी नहीं, राजस्थान भी नहीं। चलिए, इसका आंसर है बेटा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा? पश्चिम बंगाल में जूट आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। हिमाचल में नहीं बेटा, हिमाचल में नहीं। और पश्चिम बंगाल किस में आगे है बताइए? चावल। किस में आगे है? चावल, यानी कि धान में। जो आप खाते हो ना बासमती के चावल, उसका सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो आपके पश्चिम बंगाल में ही होता है। चलिए, गुजरात नहीं बेटा, गुजरात नहीं, गुजरात नहीं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इस प्रश्न का आपने आंसर कर दिया।
तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, इसके बारे में भी जरा हम जानने का प्रयास करते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। निम्न में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? जल्दी से बताइए। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये आपका HW का है। इसका मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा, ये आप इसको घर से करके लाओगे। कहां से करके लाओगे? घर से। सर मैडम कहाँ है? अरे बेटा कौन सी मैडम, हमारे पास कोई मैडम मैडम नहीं है, हम अकेले हैं। ये आपके लिए HW है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ध्यान रख लेना आप। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन फसल रोपण कृषि का उदाहरण है? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बताइए प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा। ऋतिक शर्मा, ऋतिक शर्मा बेटा थम जा, थम जा मेरे लाल, थम जा, कैसे भी मान जा भाई, मान जा, थम जा। हाँ चलिए वो SW है। इससे पहले वाला जो प्रश्न तीसरा SW है उसका आंसर आप घर से बताइएगा, कमेंट ना करें उसके बारे में। अब मुझे प्रश्न नंबर चौथा बताइए, इसको हम डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर चौथा बताइए, इसको डिस्कस करते हैं, जल्दी से बताइए। बिल्कुल वीडियो को लाइक करते रहें, सारे बच्चे बिल्कुल लगातार शेयर करते रहें ताकि और भी बच्चों को पता लग जाए। बेटा क्या कहना चाह रहे हो आप लोग? मैंने आपसे रोपण कृषि के बारे में पूछा है, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था मैंने आपको? रोपण कृषि क्या होती है, कितने अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था, फिर भी आप गलत आंसर दे रहे हो। देखते हैं क्या चावल रोपण कृषि का उदाहरण है? बिल्कुल नहीं है। क्या गेहूं रोपण कृषि का उदाहरण है? बिल्कुल नहीं है। रबर, रबर, रबर क्या है? सर बैच के लिए कुछ तो बता दो प्लीज। बेटा मुझे नहीं पता बैच के बारे में, मैं कैसे बता दूं? गलत जानकारी मैं नहीं दे सकता। जब तक मुझे किसी भी चीज के बारे में पता नहीं होगा मैं उसके बारे में बोल नहीं सकता, ये मेरी आदत है। इसलिए मुझे किसी भी बैच के बारे में नहीं पता, अपने बैच के बारे में पता है, उसके बारे में मैं बता सकता हूं। अदरवाइज फिजिक्स या केमिस्ट्री क्लास के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। गलत जानकारी देकर मैं आपको भ्रमित करना नहीं चाहता। नमस्ते बेटा, नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते। सर बीटेक के लिए कुछ बता दो। क्या पूछोगे बीटेक के लिए? हमसे पूछिए, हम बता देंगे बीटेक के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5। विश्व में कौन सा देश तिलहन उत्पादन में अग्रणीय है? तिलहन, ये भी आपका HW का प्रश्न है, ये भी आपका HW का प्रश्न है। ये सारे प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। ये भी प्रश्न आपका HW का है, ये भी आपको करके लाना है घर से। देखिए यहां पर मैं अगर आंसर बता दूं तो उसका कोई फायदा नहीं है। कुछ आंसर मैं बताता जाऊंगा, कुछ आंसर आपको HW के लिए दूंगा ताकि आप चैप्टर को दोबारा से पढ़ोगे आंसर जानने के लिए। सर धान तो रोपा जाता है, रोपने वाली को रोपण कृषि नहीं बोला जाता। धान रोपने का मतलब ये नहीं है कि धान जो है रोपण कृषि है, ऐसा कुछ नहीं होता। रोपण कृषि एक बहुत बड़े क्षेत्र पर बोई जाती है, जैसे गन्ना वगैरह होता है, गन्ना बहुत बड़े क्षेत्र पर बोई जाती है। चलिए ये आपका घर का प्रश्न है, ये आप घर करके लाइएगा। प्रश्न नंबर 6वां। प्रश्न नंबर 6वां। देखिए निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? इसका आंसर तो मैंने अभी आपको बताया है, इसका आंसर तो मैंने अभी आपको बताया है तुरंत। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जूट है, गेहूं है, चाय है, तिलहन है, जल्दी से बताइए। विजय शंकर धाकर 9th की क्लास कब होगी? 9th की क्लास सोमवार, मंगलवार, गुरुवार ठीक 12 बजे होती है बेटा। शुक्रवार, शनिवार, रविवार ठीक 12 बजे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए होती है। हाँ इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 6। अपना आंसर थोड़ा फास्ट कीजिए, केबीसी में बैठे हुए हो बेटा, जल्दी बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। रोपण कृषि, रोपण कृषि, जल्दी बताइए।
इसका आंसर होगा चाय। मेरे लाल और लालियों, कितनी बार बताया है रोपड़ कृषि के बारे में। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं, स्वागत है बेटा आपका। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। कहां चलते हैं? आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? इसमें से आपको देखना है कौन सी फसल रेशेदार फसल नहीं है। मनोज कुमार चौरसिया, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। इसमें से आपको पहचाननी है रेशेदार फसल कौन सी नहीं है। रेशेदार फसलें हमने आपको खूब पढ़ाई है एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में। रेशेदार फसल पूछा, इसमें कौन सी नहीं है, तो कहने का मतलब 3 रेशेदार फसल होंगी और एक फसल ऐसी होगी जो रेशेदार नहीं है। उसका आंसर देना है। अनु सिंह राजपूत, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से बताइए इनमें से कौन सी जो फसल है बेटा वो रेशेदार फसल नहीं है। क्या कपास नहीं है, क्या रबड़ नहीं है, क्या जूट नहीं है, क्या सन नहीं है? अच्छा, आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आदित्य। जल्दी से आंसर कीजिए, यानी बच्चों का आंसर आने लगा। चंद्रवीर सिंह बी और उज्जवल सिंह बी, रबर। हाँ बिल्कुल, रबर। रबर क्या है? ये रेशेदार फसल का उदाहरण नहीं है। बाद बाकी कपास, जूट, सन, ये सब क्या है? रेशेदार फसलों के उदाहरण हैं। रबर सबसे ज्यादा कहां पर होती है? केरल में। सबसे ज्यादा कहां पर होती है? केरल में रबर सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगी। मनीष यादव, 4 है सर आंसर। अरे क्या बात करते हो, 4 नहीं है, रबर है। रबर रेशेदार नहीं होती। हाँ वेरी गुड, जिन बच्चों का आंसर रबर है वो उनका बिल्कुल ठीक है, और रबर सबसे ज्यादा केरल में देखने को मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वही रबर है जिसकी सहायता से ट्यूब, टायर या बहुत प्रकार की सामग्री बनाई जाती है। ये वही रबर है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? मस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। मस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इनमें से कौन सी फसल है जिसको हम लोग सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं? क्या गेहूं को जानते हैं, क्या चावल को जानते हैं, क्या मूंगफली को जानते हैं, क्या जूट को जानते हैं सुनहरा रेशा के रूप में? जल्दी बताइए। सुनहरा रेशा के रूप में यहां किस फसल को जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, जल्दी से बताइए। कोई बच्चा अगर लाइफ लाइन लेना चाहता है, कोई बच्चा अगर 50-50 लेना चाहता है, तो ये भी ऑप्शन खुला हुआ है। मैं अपने कंप्यूटर महोदय से बोल दूंगा कि बच्चे को, बालक को 50-50 दे दिया जाए। चलिए, अगर आपको 50-50 करना है, लाइफ लाइन लेनी है, तो मैं आपको दे देता हूं 50-50। इनमें से मैं जो काटने वाला हूं चावल और मूंगफली। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। इन 2 ऑप्शन में आंसर छिपा हुआ है, आप बता सकते हो। काफी जबरदस्त मौका है करोड़ों रुपए जीतने का। नहीं बेटा, इसका सही आंसर है गेहूं नहीं होगा, जूट होगा। गेहूं को कब से सुनहरा रेशा कहा जाने लगा बताइए? अनाज खाद्यान्न फसल है, कोई रेशेदार फसल थोड़ी होती है गेहूं। गेहूं नहीं, गेहूं नहीं, गेहूं वाले बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, और जिनका आंसर जूट है वो एकदम सही है। गेहूं बेटा रेशेदार फसल कब से हो गई? गेहूं तो खाद्यान्न फसल के रूप में देखी जाती है, अनाज के रूप में देखी जाती है, रेशेदार फसल नहीं होती गेहूं। नहीं, हाँ, जिन बच्चों का आंसर 4 है, जूट है, वो बिल्कुल एकदम सही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल रट लीजिए। प्रश्न नंबर 9, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? यानी कि अगर आपको रेशम उत्पादन करना है तो एक प्रणाली होती है रेशम के कीड़ों को पालना, उसको क्या कहते हैं हम लोग?
क्या उसको सेरीकल्चर कहते हैं, क्या उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं, क्या उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं, क्या उसको एग्रीकल्चर कहते हैं? कौन सा इसमें सही है? रेशम के कीड़ों को पालना इनमें से क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। काफी अच्छा प्रश्न है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बन सकता है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। बताइए मेरे लाल और लालियो, जल्दी से बताइए, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। बताइए जल्दी से, क्या है इसका आंसर? अच्छा प्रश्न है, मुझे पता है बच्चे इसको गलत करने का प्रयास करेंगे। जल्दी बताइए, प्रश्न नंबर 9, जल्दी बताइए। 1 लाख रुपए का प्रश्न है ये, 1 लाख रुपए का प्रश्न है, जल्दी बताइए। डी डी डी, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर। हाँ मनोज कुमार चौरसिया, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत से बच्चों का उत्तर यहां पर गलत है। यहां जो उत्तर है, रेशम के कीड़ों का पालना सेरिकल्चर कहलाता है, हॉर्टिकल्चर नहीं, फ्लोरिकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर नहीं। सेरिकल्चर बोलते हैं रेशम के कीड़ों को पालना। ठीक, डी नहीं है। जिन नहीं बेटा, एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर तो खेती हो गई, कृषि हो गई। एग्रीकल्चर नहीं, अनु सिंह राजपूत नहीं, सेरिकल्चर के नाम से जानते हैं। इसको रट लीजिए, यह प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित बनेगा। काफी खूबसूरत और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हाँ, जिन बच्चों का आंसर पहला है सेरिकल्चर, वो बिल्कुल सही है, और जिन बच्चों ने चौथा आंसर दिया है वो बिल्कुल गलत है। उनको दोबारा से देखने की आवश्यकता है इस चैप्टर को। चलिए आगे चलते हैं, आगे का प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा आगे का प्रश्न? क्या है? प्रश्न नंबर 10, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कौन सा देश विश्व में फल एवं सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी ये 4 देश दिए गए हैं, इनमें आपको देखना है इनमें से जो कौन सा देश है फल और सब्जी का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। क्या आपका कनाडा सबसे ज्यादा करता है? क्या आपका अमेरिका सबसे ज्यादा करता है? क्या आपका पाकिस्तान सबसे ज्यादा करता है? क्या आपका अपना प्यारा भारत सबसे ज्यादा करता है? इन 4 देशों में से कौन सा ऐसा देश है जो फल और सब्जियों का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है? जल्दी बताइए। हाँ सोनी सिंह, आपका सही है, जल्दी बताइए। डी डी, हाँ इस वाले को तो आप पहचान गए, इसको गलत मत करना, मैंने आपको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताया था। भारत, देखिए अगर पहले नंबर पर, अगर विश्व में पहले नंबर पर पूछे तो फिर भारत नहीं होगा, विश्व में पहले नंबर पर भारत नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहां पर देखोगे तो यहां पर अपना प्यारा भारत ही फल और सब्जियों के उत्पादन में सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगा। अब देखिए ये पाकिस्तान, ये कहां से फल और सब्जी उगाएगा? इसको खाने के लिए खुद टमाटर नहीं है। अभी सुना था आपने कुछ समय पहले पाकिस्तान में टमाटर और प्याज की काफी दिक्कत हो गई थी, खासकर टमाटर की। टमाटर बहुत महंगा हो गया था पाकिस्तान में, तो ऑप्शन में पाकिस्तान दिया है, तो बच्चे कॉमन सेंस लगा के भी इसको हटा सकते हैं। सर मेरा भारत महान, बेटा बिल्कुल मेरा भारत महान, आपका भारत महान, सबका भारत महान, सभी लोगों का भारत महान। चलिए आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रश्न नंबर, अब अतिलघुत्तरी पर आ गए हैं। हमने यहां पर अतिलघुत्तरी प्रश्नों का उत्तर नहीं लिखा, अगर उत्तर लिखते तो आप लोगों का फिर प्रश्न या प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए हमने ओनली प्रश्नों को लिया है यहां पर। चलिए वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए बिल्कुल। चलिए पहला प्रश्न है, अतिलघुत्तरी वाले प्रश्न देखते हैं, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है हमसे। प्रश्न नंबर पहला है, प्रश्न नंबर पहला है, भारत की 4 रबी तथा 4 खरीफ फसलों के नाम लिखिए। प्रश्न पहला है आपके सामने, भारत में 4 रबी फसल हैं कोई, उनके उदाहरण दीजिए। भारत की जो 4 खरीफ फसलें हैं उनके कोई 4 उदाहरण दीजिए। जल्दी से कमेंट करके उदाहरण दीजिए,
पहले तो मुझे रबी की फसल के उदाहरण दीजिए, 4 फसल के उदाहरण दीजिए। 4 ऐसी कौन सी फसलें हैं जो रबी की हैं, और 4 फसलों के बारे में 4 खरीफ के उदाहरण दीजिए कि कौन सी 4 फसलें खरीफ की श्रेणी में आती हैं। जल्दी से जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, 4 रबी की फसल और 4 खरीफ की फसल। जल्दी बताइए। हाँ, गेहूं मटर 2 हो गई, गेहूं मटर 2 हो गया। अरे आलोक सिंह, धान नहीं होता बेटा, धान नहीं होता। धान नहीं होता। गेहूं, चना, मक्का, मूंग नहीं। सोनी सिंह नहीं। मैंने सबसे पहले आपको रबी की फसल के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? रबी की फसल के बारे में पूछा है कि आप मुझे रबी की फसल के 4 उदाहरण दीजिए। किसके? रबी की फसल के 4 उदाहरण दीजिए। कौन कौन सी 4 फसल हैं जो रबी की फसल की श्रेणी में आती हैं? रबी। और 4 उदाहरण देने हैं आपको खरीफ के। किसके? खरीफ के। चलिए, सबसे पहले गेहूं। गेहूं क्या आता है? हाँ जी, बिल्कुल, गेहूं रबी की फसल में ही आता है। इसमें क्या शक है? इसमें तो कोई शक नहीं है, हम सब जानते हैं इस बात को। गेहूं क्या? गेहूं। गेहूं आपका क्या है? रबी की फसल। उसके बाद देखोगे आप मटर, उसके बाद देखोगे आप चना, उसके बाद देखोगे आप सरसों। ये हमने यहां पर 4 जो है रबी की फसल के उदाहरण आपको दे दिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब बताओ मुझे 4 खरीफ की फसल के उदाहरण बताइए, जल्दी से 4 खरीफ के फसल के उदाहरण बताइए। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। 4 खरीफ की फसल के उदाहरण बताइए। ये आपको पता होना चाहिए बेटा, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आएगा। मक्का, धान, और बताइए मूंग, और बताइए, जल्दी से बताइए और लोग। हाँ धान, बिल्कुल बिल्कुल, धान होता है बेटा, धान होता है। हाँ बिल्कुल बेटा। मैसेज बहुत आ रहे हैं आज, क्या चक्कर है? जल्दी बताइए। मक्का हो गई, धान हो गई, मूंग हो गई, और और कौन सी एक दाल भी होती है अरहर की? हाँ, अरहर को भी हम खरीफ की फसल में रखते हैं। तो ये क्या है? ये हमारी 4 फसलें हैं जो हमने आपको इसके बारे में बता चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। चलिए, ऐसे ही हम प्रश्नों को सॉल्व करते जाएंगे आगे, जो जो हमारे प्रश्न आएंगे। अब प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2, रोपड़ कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है आपको। रोपड़ कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। हाँ, फतेह सिंह बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हो, स्वागत है बेटा। अगर नए स्टूडेंट हो, बिल्कुल बिल्कुल। रोपड़ कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। रोपड़ कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। कोई लिख सकता है मेरा लाल? रोपड़ कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिख सकता है? बता सकता है रोपड़ कृषि की कोई 2 विशेषताएं क्या होती हैं? रोपड़ कृषि की कोई 2 विशेषताएं क्या होती हैं? बीज कम लगता है। अच्छा, राम राम बेटा, राम राम छोटू प्रजापति। सर मेरा 1 लाख पैसा कब मिलेगा? बेटा 1 लाख पैसा, पैसा कहां चलता है अब? रुपया चलता है, पैसा नहीं चलता, पैसा बंद हो गया। चलिए, क्या पूछ रहे हैं हम यहां पर? हमने पूछा है रोपड़ कृषि की 2 विशेषताएं। रोपड़ कृषि की 2 विशेषताएं। रोपड़ कृषि की 2 विशेषताएं। देखिए,
क्या हो सकती है दो विशेषताएं? पहली विशेषता तो बच्चों होगी, यह बहुत बड़े क्षेत्र पर की जाती है, यह बहुत बड़े क्षेत्र पर की जाती है, बहुत बड़े क्षेत्र पर की जाती है। जैसे गन्ना वगैरह, चाय वगैरह देखोगे, ये एक बहुत बड़े क्षेत्र पर आपको देखने को मिलेगी, यह बहुत बड़े क्षेत्र पर की जाती है। आप भी जानते हो गन्ना वगैरह, चाय वगैरह एक बहुत बड़े क्षेत्र पर की जाती है। दूसरी विशेषता क्या हो सकती है? इसमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, इसमें अधिक श्रम की यानी कि अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है, इसमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। आप भी देख लीजिए, चाय वगैरह के लिए काफी मेहनत लगती है, काफी लोगों की जरूरत पड़ती है। गन्ना हुआ, चाय वगैरह हुआ, ये सब क्या है? रोपण कृषि के उदाहरण है, इसमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। आप कभी भी देखिएगा आपके आस पड़ोस में अगर ये फसलें होती हैं तो आपको पता लग जाएगा कि ये वास्तव में सही है या नहीं। सर व्यापक क्षेत्रों में आर्थिक पूंजी जाती है, सर समझ नहीं आया। जय मिश्रा, क्या समझ में नहीं आया? हाँ, अधिक मेहनत लगती है, जैसे कि आपका क्या है? गन्ना। अब बताइए, गन्ना की फसल में क्या कम मेहनत लगती है? बहुत बड़ी मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा। चाय, इसमें काफी मेहनत लगती है, इसलिए दूसरी विशेषता हो गई, इसमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है और एक बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र पर की जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न देखिए, काफी आसान है, प्रश्न को पढ़ लीजिए, बस समझ लीजिए, उसका आंसर देना तो फिर काफी आसान हो जाता है। चलिए आगे का प्रश्न क्या है? आगे का प्रश्न भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है मुझे। दलहन तथा तिलहन फसलों के 4 उदाहरण लिखिए। यानी कि दालों के, दलहन क्या होती है? दाल, और तिलहन क्या होती है? ऐसी फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है। 4 उदाहरण आपको देने हैं, 4 दाल के उदाहरण देने हैं, यानी ऐसी कौन सी फसल है जिनसे दाल बनाई जाती है 4, और ऐसी कौन सी 4 फसलें हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, जिनको तिलहन फसल बोलते हैं, या दालों वाले को दलहन फसल के नाम से जानते हैं। बताइए, जल्दी से बताइए, 4 उदाहरण दीजिए दलहन और तिलहन फसल के बारे में। दलहन और तिलहन फसल के बारे में 4 उदाहरण दीजिए। यहां पर लिखते हैं दलहन, दलहन, और यहां पर लिखते हैं तिलहन। समझ गए इनका अर्थ क्या है, क्या मतलब है? दलहन का मतलब दालें और तिलहन का मतलब जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है, उनकी बात कर रहा हूं। योर चेला सर द एजुकेशन हब। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बताइए। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बताइए, 4 उदाहरण दीजिए दालों के। मुझे लगता है शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा जो दाल ना खाता होगा। अगर कोई बच्चा दाल नहीं खाता तो इस पृथ्वी पर वह श्राप बन के बैठा है। उसको दाल अवश्य खानी चाहिए। प्रोटीन का, शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत माना जाता है दाल। क्या? दाल। अगर आप शाकाहारी हो तो आपको प्रोटीन लेनी है तो सबसे ज्यादा प्रोटीन दाल में मिलेगी, और आपके लिए बहुत आवश्यक होता है प्रोटीन लेना। हाँ, गुड आफ्टरनून, जय महाकाल, गुड आफ्टरनून सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। स्वागत है बेटा, जय महाकाल। चलिए दालों के बारे में देखते हैं। अरहर, अरहर की दाल होती है कि नहीं? सर जी बिल्कुल होती है। मूंग, मूंग की दाल होती है सर जी? बिल्कुल होती है। उड़द, बिल्कुल होती है। चना, आप कहोगे सर चने की दाल भी होती है मेरे लाल और लालियो। 4 एक और बता दूं, मसूर। मैंने आपको 5 बता दिए। कितने बता दिए? 5। हाँ, ये क्या है बेटा? ये है आपके दलहन के उदाहरण। 4 पूछे थे लेकिन मैंने आपको 5 बता दिए। आप तिलहन के बताइए जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है, जल्दी से। बिल्कुल, मूंग दाल, चना, उद्द। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब बताइए तिलहन के। तो तिलहन जानने की कोशिश करते हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। सरसों से भाई क्या तेल निकाला जाता है? सर बिल्कुल निकाला जाता है, वही तो हम सब्जी में डाल के खाते हैं, सब्जी बनती है हमारे सरसों के तेल से।
मूंगफली। ओ माय गॉड, ये तो ठंड में खाई जाती है अधिकतर। मूंगफली, मूंगफली का तेल भी आता है मेरे लाल और लालियो। और बताइए, क्या हो गई? सरसों हो गई, मूंगफली हो गई, सोयाबीन। क्या? सोयाबीन। सोयाबीन भी क्या है आपकी? तिलहन फसलों में गिनी जाती है, क्योंकि सोयाबीन से आपकी रिफाइंड बनती है, जिसको आप मीठा तेल बोलते हो या रिफाइंड होती है, वो सोयाबीन का ही तेल होता है। उसके बाद बताइए, सोयाबीन हो गया, तिल, तिल का तेल सुना होगा आपने। और बताइए, चार ही पूछे हैं, चार ही बहुत है वैसे, और होती है सूरजमुखी वगैरह, उनका भी तेल होता है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जया मिश्रा सर बताओ ना प्लीज। बेटा क्या पूछ रहे हो, जरा पूछने का कष्ट तो करें। हाँ बिल्कुल, हमसे चार ही पूछिए, हम चार ही बता के छोड़ देते हैं। ज्यादा बताएंगे तो फिर एग्जामिनर हमें स्मार्ट समझने लगेगा, कहेगा कि ये बच्चा ज्यादा स्मार्ट है। चलिए, प्रश्न नंबर चौथा। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना कृषि का कौन सा प्रकार है? रेशम के कीड़ों को पालना कृषि का कौन सा प्रकार है? जल्दी से इस प्रश्न को पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए जल्दी से। जल्दी बताइए, कौन सा प्रकार है? क्या कहलाया जाता है? भाई, रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाया जाता है? जल्दी से बताइए। अरे पूछो तो सही बेटा, मेरे लाल और लाली, कुछ पूछिए तो सही कि मैं आंसर वैसे ही बता दूं। हमारा कोई बच्चा हमें व्हाट्सएप पर गुड आफ्टरनून लिख रहा है, चलिए इससे जरा हम गुड आफ्टरनून कर लें। हाँ, गुड आफ्टरनून। बताइए, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए हमारे देश में। जल्दी से बताइए बेटा। लो जी, कर लिया गुड आफ्टरनून। हाँ, सेरिकल्चर, बिल्कुल बिल्कुल, सेरिकल्चर अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। दिव्या शुक्ला, हाय हाय बेटा, हाय। चलिए, क्या बताया हमने? सेरिकल्चर के बारे में। सेरिकल्चर रेशम के कीड़ों का अध्ययन या पालन करना क्या कहलाता है? अध्ययन। सेरिकल्चर कहलाता है। सेरिकल्चर। कैसे याद रखोगे? चलो मैं एक ट्रिक बता देता हूं। क्या बता देता हूं बच्चों? एक ट्रिक, कि सर हमें कोई ट्रिक बता दीजिए। देखिए, रेशम, साड़ी किसकी होती है? रेशम की। रेशम की साड़ी। साड़ी किसकी होती है? रेशम की साड़ी। साड़ी से ध्यान रख लीजिए, सा आ रहा है तो सेरिकल्चर, सा आ रहा है तो सेरिकल्चर, अर्थात रेशम के कीड़ों का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। मैं तो बच्चों ऐसे ही याद रखता हूं, मुझे तो बहुत दिन ये याद रहता है, मैं भूलता नहीं हूं, क्योंकि कुछ चीजें अगर मुझे याद नहीं होती तो फिर मैं उनको ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करता हूं। रेशम के कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या है हमारे केबीसी के कंप्यूटर महोदय के सामने? चलिए स्लाइड आगे ले चलें। प्रश्न नंबर 5। कर्तन दहन कृषि या स्थानांतरित कीड़ों को पालना। अरे क्या क्या, इसने तो भैया गड़बड़ कर दिया, अब कीड़े कहां से आ गए? प्रश्न है आपका, कर्तन दहन कृषि या स्थानांतरण कृषि क्या होती है, ऐसा होना चाहिए। चलिए इस प्रश्न को अब छोड़ देते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में दो प्रश्नों को हमारे टाइपिस्ट ने मिला दिया है, तो इसको हम नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। जीविका निर्वाह कृषि की कोई दो विशेषताएं लिखिए। क्या कीजिए? जीविका जो निर्वाह कृषि होती है, इसकी आपको कोई दो विशेषताएं लिखनी है। किसकी? जीविका निर्वाह कृषि की। जीविका निर्वाह कृषि की कोई दो विशेषताएं आपको लिखनी है, कोई भी दो विशेषता लिख दीजिए। जीविका निर्वाह कृषि, जीविका निर्वाह कृषि, इसकी कोई दो विशेषताएं बतानी है आपको। बताइए क्या होती है ये जीविका निर्वाह कृषि? इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, मुझे इसकी आप दो विशेषताएं बता दीजिए। क्या बता दीजिए? दो विशेषताएं। सर क्या कमेंट नहीं पढ़ते? सर टीम सबसे ज्यादा कहां होता है? टीम, क्या होता है बेटा? जल्दी से बताइए।
इस प्रश्न का आंसर मुझे बताइए जल्दी से। क्या पूछा है मैंने? जीविका निर्वाह जो कृषि है इसकी कोई दो विशेषताएं लिखिए। जल्दी से बताइए। शुभ दोपहर सर जी, शुभ दोपहर। बिल्कुल, अरे प्योर हिंदी कहने की कोशिश कर रहे हो। चलिए जल्दी से लिखिए। कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको अपने आपके घर के लिए दूंगा, SW के लिए। जल्दी से बताइए। बेटा मैं आपको बता चुका हूं ये क्या होती है। भूमि के छोटे टुकड़ों पर, क्या? भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर कृषि की जाती है। पहली विशेषता क्या? भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर कृषि की जाती है। जीविका यानी जीवन चलाने के लिए उतना ही अनाज पैदा हो जाए, उतना ही सामान पैदा हो जाए, वही बहुत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आदिम औजारों द्वारा की जाती है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। दूसरा लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, यह आदिम औजारों द्वारा की जा सकती है। की जा सकती है या की जाती है, कुछ भी लिख दो। ये कोई दो विशेषता हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका कान ठीक हो गया। हाँ बेटा, फायदा है, मुझे काफी फायदा है पहले से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ प्रश्न है, ये प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपको आप घर से करके लाने हैं। SW, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? गहन कृषि के कोई दो गुण लिखिए। ऑर्गेनिक कृषि, जैविक कृषि क्या है? सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूं। ये जो ढेर सारे प्रश्न हैं मैं आपको HW के रूप में घर के लिए देता हूं, आप घर से लाओगे करके। सर जेई फिजिक्स की क्लास क्यों कैंसिल हो गई? अच्छा रवि मिश्रा, पता नहीं बेटा, मुझे नहीं पता कि जेई फिजिक्स की या जेई केमिस्ट्री की क्लास क्यों कैंसिल हो रही है, या मुझे नहीं पता इसके बारे में, मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता आपके सामने। ये कुछ प्रश्न हैं जो आपको HW के रूप में मैं देता हूं, और भी हैं। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा इन प्रश्नों के माध्यम से। और भी प्रश्न है। अब ये लघुत्री या लघुत्री दीर्घ वाले प्रश्न है, इनको भी सुन लीजिए। प्रश्न नंबर 1, जीविका कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर लिखिए। क्या? जीविका कृषि और वाणिज्य कृषि में क्या अंतर होता है? मैं आपको इन प्रश्नों को अब नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं पूरा डिटेल में। इसलिए आप कॉपी पर इन प्रश्नों को लिखिए और अपने आप उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए जो आपने क्लास के माध्यम से पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न नंबर 2, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों का वर्णन कीजिए। इसके लिए तो मैंने एक छोटी सी क्लास रखी थी और कुछ ही मिनटों में मैंने आपको इसको समझा दिया था। वैष्णवी पल्लवी, सर आई एम न्यू स्टूडेंट। स्वागत है वैष्णवी आपका, यदि आप नए विद्यार्थी हो हमारी क्लास में। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न देखिए, चाय की फसल के लिए किन्हीं 4 भौगोलिक दशाएं बताइए। हमने क्या बताया था? चाय की फसल कैसी परिस्थितियों में की जाती है, क्या तापमान होना चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कैसी आर्द्रता होनी चाहिए, कितनी वर्षा होनी चाहिए, सभी बातें हमने आपको बता रखी हैं। इसलिए आप इस प्रश्न को कॉपी पर लिखिए और इसका आंसर स्वयं से लिखने का प्रयास कीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, रबर एवं मक्का के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। यानी कि रबर और मक्का के उत्पादन के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं होती हैं, कितना पानी चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैंने आपको सब बता दिया है। इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखने का
प्रयास कीजिएगा। अरे जय मिश्रा, क्यों परेशान करते हो बच्चों को? तुम क्या समझते हो मैं तुमको जानता नहीं? मैं तुमको ये भी जानता हूं कि तुम कक्षा 10 के विद्यार्थी नहीं हो सकते, तुम कक्षा 10 के विद्यार्थी नहीं हो, मैं ये भी जानता हूं। तो प्लीज आप बच्चों को पढ़ने दीजिए, मजे मत लीजिएगा किसी से। चलिए और देखते हैं, शायद और प्रश्न भी हैं आपके लिए SW के रूप में। हाँ बिल्कुल, अभी और प्रश्न है, काफी ज्यादा प्रश्न हमने इस चैप्टर से लिए हैं, क्योंकि ये चैप्टर के सारे प्रश्न हैं, ये एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे भी समझ सकते हो, जो मैं प्रश्न आपको ये दे रहा हूं ये बिल्कुल मस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। इनमें से ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आगे वाला देखते हैं, क्या है आगे वाला? गन्ने की खेती के लिए कैसी भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए? कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितनी वर्षा होनी चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए गन्ने की खेती के लिए, इसमें आपको लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, चावल तथा कपास के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखिए। यानी कि हर एक प्रश्न में कहीं ना कहीं किसी न किसी फसल के बारे में पूछ रहा है कि इसकी भौगोलिक दशाएं क्या होंगी, इसकी भौगोलिक दशाएं क्या होंगी। अब की बार कपास और किसके बारे में पूछा है? चावल के बारे में। फिर प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 क्या है? भारत में उगाए जाने वाली 4 रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। उसके बाद क्या पूछा है इसी में? उनमें से कौन सा रेशा सीधे फसल उगाने से प्राप्त नहीं होता, इसके उत्पादन विधि का भी नाम आपको बताना है। किसकी बात कर रहा है आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को पढ़ते ही। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, भारत में गेहूं की खेती की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। बड़ा ही खूबसूरत प्रश्न है। बताइए, आपसे गेहूं की खेती की 4 विशेषताएं पूछ रहा है। अरे आप इसको ना लिख पाओ तो फिर किस प्रश्न को लिख पाओगे? क्यों नहीं समझ पाते आप कि जो चीजें हैं बिल्कुल हमारे समाज में व्यवहारिक चीजें हैं, गेहूं की फसल के बारे में सब लोग जानते हैं, 4 विशेषताएं कोई लिखनी है कि बोल सकते हो सर ये रबी की फसल है, ये ठंड में बोई जाती है, इसके लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए, 25 डिग्री से कम होना चाहिए, पानी की मात्रा इतनी इतनी होनी चाहिए। ये विशेषताएं ही हैं, इनको आप लिख सकते हो बगैर किसी टेंशन के। सर कल टेस्ट होगा ना? नहीं अभी टेस्ट नहीं होगा, अभी टेस्ट नहीं होगा। एक चैप्टर और पढ़ा लूं मैं खनिज वाला, उसके बाद रखूंगा फिर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है ये आपको बताना है। काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक, हाँ एक चीज और बच्चों ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो जितने भी प्रश्न हैं ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, किसके लिए? बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों को आप एक जगह लिख लीजिएगा। बोर्ड परीक्षा 2022 में जब होगी, ये सारे प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि मैं बता नहीं सकता। सारे प्रश्न काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए इनको नोट करते रहिए, इसका आंसर लिखने का प्रयास भी कीजिएगा। और क्या प्रश्न है हमारे लिए? और प्रश्न है, सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए संस्थागत सुधारों के बारे में लिखिए। ये भी मैंने आपको बताया है। उसके बाद क्या प्रश्न है? प्रश्न नंबर 11 है, भारत में घटते खाद्य उत्पादन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। खाद्य उत्पादन जैसे कि आपका चावल, गेहूं, इनका उत्पादन घट रहा है, इसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं? प्रश्न नंबर 12, जीविका निर्वाह कृषि तथा वाणिज्य कृषि में अंतर लिखना है। क्या लिखना है? जीविका कृषि और वाणिज्य कृषि में आपको अंतर लिखना है। ये सारे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, इन सब को आप याद कर लीजिए। ये चैप्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कृषि वाला चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि मैं बता नहीं सकता, और इसके जो बाद वाला चैप्टर है खनिज, यानी जिसको मैं कल से पढ़ाने का नंबर लगाऊंगा, खनिज, ये चैप्टर दोनों ही काफी महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। ये ध्यान रखिए, जितने भी ये प्रश्न हैं इनका आंसर आप लिखने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कि किस तरीके से हम थ्योरी पढ़ने के बाद आंसर को लिख सकते हैं, ताकि आपको अभी से प्रैक्टिस हो जाए।
हाँ बिल्कुल, आज पूरा चैप्टर पढ़ लेना और यकीन मानिए अगर आपने हमारी सारी थ्योरी वाली क्लास देख ली, इन प्रश्नों को तो आप चुटकियों में उड़ा दोगे। मुझे पूरा विश्वास है, काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों आज की क्लास हम यहां पर समाप्त करने जा रहे हैं। किसी भी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो वो हमसे जल्दी से जल्दी पूछ सकता है, ताकि फिर हम अपनी क्लास खत्म करें और आप भी अपना लंच करें और मैं भी अपना लंच करूं। जल्दी से बताइए, किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो तो हमें बता दीजिए, उसके बाद फिर हमारी जो क्लास है उसको हम ऑफ करने का काम करेंगे, क्योंकि हमें भी भूख लग रही है और आपको भी भूख लग रही होगी। मुझे जहां तक पता है आप लोग खाना पीना खाकर बिल्कुल तैयार होकर क्लास लेने आते हो, जबकि मैं खाना खाकर नहीं आता। मैं तो बिल्कुल ब्रेकफास्ट करके आता हूं, नहा धोकर आता हूं, बिल्कुल ताजे मूड में आपको पढ़ाता हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती बगैर खाना खाए पढ़ाए हुए। हाँ रोहित जी धन्यवाद। तुम्हारा दिन भी शुभ हो, आपका दिन भी काफी शुभ हो, ये मैं ऐसी कामना करता हूं। देखिए ये सारे जो ध्यान रखना, जो जो मैं आपको बताता जाऊंगी ये बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप उनको नेग्लेक्ट मत कर देना, बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना कि हाँ ये वास्तव में ही काफी महत्वपूर्ण है। और मैं सच में बच्चों को बता रहा हूं, आप बोर्ड परीक्षा में देखोगे यहां से प्रश्न निश्चित ही 200% आएगा। 100% तो आप छोड़ दीजिए। अच्छा अंशिका जी धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। ठीक बच्चों, तो अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। और कल जो हमारा चैप्टर होगा, जैसे कि आपको पता भी होगा, कल जो चैप्टर है बेटा हमारा, हम खनिज के बारे में बताने जा रहे हैं आपको। कल की क्लास की शुरुआत होगी खनिज वाले चैप्टर से। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है बोर्ड परीक्षा के लिए, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है बोर्ड परीक्षा के लिए। इसलिए आप सभी लोग कल ठीक 12 बजे आ जाइएगा। खनिज के बारे में देखेंगे, खनिज कितने प्रकार के होते हैं। करीब 4 से 5 वीडियो लगभग आएंगे इस चैप्टर में। मेरे ख्याल से 5 या 6 भी हो सकते हैं। उन सभी वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर की थ्योरी को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक बच्चों, तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ चुके होंगे। ठीक 12 बजे आप आ जाइएगा कल। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय।